हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG LLB 2024 के बारे में। बेसिकली अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर आप अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो और आपको 3 ईयर लॉ कोर्स में एडमिशन लेना है, तो DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ पूरे इंडिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ से आप अफोर्डेबल फीस के अंदर अपने 3 ईयर की LLB की डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। और इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वो होता है आपका CUET PG का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि CUET PG के एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपकी, इसके अलावा DU के एडमिशन से रिलेटेड, BHU के एडमिशन से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा एग्जाम की प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये आपकी स्टूडेंट गाइड है फॉर CUET PG LLB 2024। अब देखो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं कि इस पूरे वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो के अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर होंगे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के सेक्शन में CUET PG के एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी कवर की जाएगी। इसके बाद DU LLB से रिलेटेड यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, क्या वहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, सीट्स वगैरह कितनी है, फीस वगैरह कितनी है, वो सारी बेसिक डिटेल्स भी कवर होंगी। और इसके बाद आपकी BHU से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी कवर की जाएगी। अब देखो, अगर CUET PG का एग्जाम आप देते हो तो उसके इस एग्जाम के थ्रू 24 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी वहाँ पे मेंशन की गई हैं जहाँ पे आप 3 ईयर लॉ कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, वो आपकी दो ही हैं, DU और BHU। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के नेम है वो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। अगर आप उनमें से किसी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेस्टेड हो तो उसकी डिटेल भी आप अपने एंड से देख सकते हो। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। इसके बाद आपका सिलेबस और बुक्स का सेक्शन होगा। इसके अंदर आपकी एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम, उसकी क्या डिटेल्स है, उसकी क्या बेसिक डिटेल्स हैं, आपका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को आप किन बुक से कवर कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स इसमें कवर होंगी। फिर जो थर्ड टॉपिक्स होगा उसके अंदर आपका PYQ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका जो देखो, जो आपका CUET PG का एग्जाम है वो 2022 से स्टार्ट हुआ है। लेकिन जो DU है उसने 2023 में इसके अंदर एंट्री ली थी। तो DU के अंदर जो CUET PG से एडमिशन हो रहा है वो लास्ट ईयर से ही हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो ये एग्जाम है वो 2022 से ही स्टार्ट हो गया था। BHU के अंदर जो एडमिशन है वो 2022 में भी CUET PG के थ्रू हुए थे। तो दो पेपर आपके हो चुके हैं, 2022 का और 2023 का। तो इन दोनों पेपर्स का एनालिसिस वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिस आप किस तरह से करोगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मॉक टेस्ट को आपको किस तरह से यूज़ करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसी एक वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हालांकि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेटजी किस तरह से बनेगी, लेकिन बेसिक रोड मैप मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस रोड मैप पे आप चलोगे तो ये आपके लिए इफिशिएंट मैनर होगा इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की। तो ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम से रिलेटेड आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। आपको और बहुत सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से तो CUET PG की बात करें तो देखो, CUET PG जो कंडक्ट करवाती है ऑर्गेनाइजेशन, वो होती है आपकी NTA। और NTA ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है सारे ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए करवाती है। चाहे आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहो, जैसे मान लो आप MA के किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहो, तो MCOM में, MSc में, ये सारे ही प्रोग्राम्स को एक सिंगल एग्जाम के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं CUET PG। और इसी एग्जाम के थ्रू जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी में आपको एडमिशन मिल जाता है। जब आपके फॉर्म वगैरह रिलीज होंगे तो उसके बाद फॉर्म जो आपको फिल करने होंगे वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट से करने होंगे। ये वेबसाइट है आपकी CUET.nta.nic.in। इस वेबसाइट से आपको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। अब आपके फॉर्म रिलीज कब होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो जनवरी के मंथ में आपके फॉर्म जो है रिलीज हो सकते हैं। आपकी एग्जाम डेट क्या है, तो जो NTA का एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एग्जाम एग्जाम जो आपका होगा वो 11 मार्च और 28 मार्च, इसके बीच में कभी भी हो सकता है। अब देखो, एग्जाम जो है लास्ट ईयर से थोड़ा प्रीपोन हुआ है। लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था वो मई एंड में हुआ था, ठीक है, मई एंड में आपका एग्जाम होता है। लेकिन इस बार जो आपका एग्जाम है वो मार्च में ही कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो काफ़ी पहले करवाया जा रहा है। अभी देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात में कन्फ्यूज रहेंगे कि हम तो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, या फिर जो मार्च में एग्जाम होगा उस समय हम सिक्स सेमेस्टर में होंगे, तो क्या हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखो, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस एग्जाम को 100% फिल कर सकते हो। इस एग्जाम का फॉर्म आप 100% फिल कर सकते हो। आपका फाइनल मार्कशीट जब भी आएगी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप फाइनल ईयर में फेल ना हो जाओ। अगर आप फाइनल ईयर में क्लियर कर लेते हो तो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई वहाँ पे इशू नहीं आएगा। लेकिन जो आपका एग्जाम है वो मार्च के मंथ में ही आपको देना होगा। ऑल्दो हो सकता है कि आपका जो लास्ट सेमेस्टर है उसका एग्जाम आपका मई के मंथ में हो, जून के मंथ में हो, फिर आपका रिजल्ट जो है फिर अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्च के मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा और उस एग्जाम को आप दे सकते हो। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो भी आप आराम से दे सकते हो, उसमें आपको कोई भी अ, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप NTA कैलेंडर देख सकते हो। यहाँ पे
देखोगे आप तो 4th नंबर पे मेंशन किया हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी, सॉरी यहाँ पे 5th नंबर पे आप देखोगे तो सीयूईटी पीजी जो है वो मेंशन किया हुआ है, और सीयूईटी पीजी का एग्जाम जो है आपका 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में कभी भी कंडक्ट हो सकता है। बाकी जो यूजी वाला एग्जाम है वो मई के मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये आप देख लो, ये आपका टाइम फ्रेम रहने वाला है, मार्च के मंथ में ही आपका एग्जाम होगा। तो आप मान के चलो कि फेब्रवरी एंड तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखो। मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो कि 15 मार्च के आसपास ही आपके जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। अब देखो, जो आज सीयूईटी पीजी में जो आपका पेपर कोड है एलएलबी के लिए, वो है आपका COQP 11, ठीक है? ये पेपर कोड 2023 में है। हो सकता है जब 2024 का नोटिफिकेशन आए तो उसमें जो पेपर कोड है वो कुछ चेंज कर दिया जाए, तो उससे आपको घबराना नहीं है। जनरली आपका सिलेबस जो है उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं होगा, यही आपका सिलेबस होगा। क्योंकि 2022 की बात करें तो 2022 में जो आपका पेपर कोड था वो था PGQP 40, लेकिन जो सिलेबस था वो सेम था। तो हो सकता है इस बार भी पेपर कोड चेंज कर दे, जैसे 2022 में PGQP 40 था, 2023 में COQP 11 हो गया, 2024 में हो सकता है कुछ और हो जाए, लेकिन सिलेबस आपका मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहने वाला है। अब देखो, ये जो COQP 11 पेपर कोड है वो कोई एलएलबी का स्पेसिफिक पेपर कोड नहीं है, ये एक जनरल पेपर कोड है। और इस जनरल पेपर कोड का एग्जाम आप देते हो तो आप बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे एक है आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज, इसमें इसके अलावा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जम्मू कश्मीर स्टडीज, हिंदू स्टडीज, वुमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, डिजिटल सोसाइटी, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, फिजिकल एजुकेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म मैनेजमेंट, जेंडर स्टडीज, बहुत सारे आपके कोर्स हैं। इन सभी में आप इस सिंगल जनरल पेपर से एडमिशन ले सकते हो। अब ऐसा क्यों किया इन्होंने, एलएलबी के लिए कोई स्पेसिफिक कोड क्यों नहीं बनाया, क्या इस बार बनाएंगे? वो सारे आपके डाउट्स जब क्लियर होंगे जब 2024 का नोटिफिकेशन आएगा। अभी फिलहाल के लिए हमको जो COQP 11 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। अब देखो, जो यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम बताया आपको, सीयूईटी पीजी के अंदर जो आपकी एलएलबी करवा रहे हैं, दो मेन आपकी यूनिवर्सिटीज़ है। एक है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़, तो दूसरा है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टेट्स के नाम भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर कोई आपके स्टेट में, आपके आस-पास कोई यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आप इन्फॉर्मेशन अपने एंड से कलेक्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं बीएचयू और डीयू के बारे में ही डिटेल में बात करूँगा। अब देखो, डीयू एलएलबी की बेसिक की बात करें, तो बेसिक तो आपको पता ही है कि 3 साल का ये कोर्स है। जो कॉलेज में आपका कोर्स होगा यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा वो आपका इंग्लिश में होगा, यानी कि ड्यू के अंदर जो पूरा कोर्स है वो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। हालांकि जो एग्जामिनेशन होते हैं ड्यू में, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आप दे सकते हो। आगे 3 साल का कोर्स है, हर साल आपके 2 सेमेस्टर होंगे, तो टोटल 6 सेमेस्टर होंगे आपके, 6 6 मंथ के, तो वो आपको ध्यान रखना है। टोटल आपके एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 सेमेस्टर में आपके 30 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, और 30 सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने होंगे। हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 45% मार्क्स आने होंगे, तो ही आप उस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाओगे। बाकी फीस की बात करें तो जो आपकी फीस है वो है 6,010 रुपये, और ये आपकी एक सेमेस्टर की फीस है। बाकी जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस जो है 1503 रुपये है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपकी बैचलर डिग्री में, या फिर अगर आपकी बैचलर डिग्री में कम परसेंटेज है, तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप ओबीसी, सीडब्ल्यू या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स डिग्री में, तो आप ड्यू से एलएलबी करने के लिए एलिजिबल हो। बाकी यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास आपकी सीट्स हैं, ठीक है? बहुत सारी सीट्स हैं आपकी ड्यू में। 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से 400 मार्क्स का एग्जाम। इसमें से अगर आप 240 के आसपास भी स्कोर कर लेते हो तो आराम से आप ड्यू में अपनी सीट पक्की कर पाओगे, ठीक है? 240 के आसपास आपको स्कोर करना है, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है। इसलिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है और किन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो या फिर बहुत कम मेहनत करके उसमें आप आगे जा सकते हो। क्योंकि मेन आपका मोटिव ये नहीं है कि आप इस एंट्रेंस में कितना ज़्यादा स्कोर कर लो, या इस एंट्रेंस के लिए जो प्रिपरेशन करोगे वो आपके जीवन भर काम आएगा। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग इसमें पूछ रहे हैं। लॉयर्स में जनरली, लॉ की फील्ड में जनरली मैथ्स और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। तो आपको बहुत ज़्यादा आगे तक की हेल्प नहीं आएगा। आपको बस इतना करना है कि इस एंट्रेंस में किस तरह से प्रिपेयर करके मैं एडमिशन ले लूँ। बाकी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपको करियर में हेल्प नहीं कर रही होंगी, क्योंकि लॉ का सेक्शन जो है वो इस एंट्रेंस से हटाया हुआ है अभी के लिए। यहाँ पे सीट्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो हो रही है आपको, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। बाकी ये आपको पता ही होगा, ड्यू के अंदर आपके 3 कैंपसेस हैं, CLC यानी कि कैंपस लॉ सेंटर, LC1 और LC2। LC1 यानी कि लॉ सेंटर 1, LC2 यानी कि लॉ सेंटर 2। ये तीनों ही सेंटर आपके नॉर्थ कैंपस में ही है। LC1 और LC2 आपके उमंग भवन जो न्यू बिल्डिंग है उसमें चलती है, और CLC जो है वो आपकी पुरानी वाली जो बिल्डिंग्स है उसी में चलती है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपके। अब बीएचयू की बात कर लेते हैं, तो बीएचयू में भी जो मेन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, ग्रेजुएशन। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यू से तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बाकी कैटेगरीज के लिए मार्क्स की जो
क्राइटेरिया वो थोड़ा और कम है। जैसे अगर आप मान लो ओबीसी से हो तो आपके 45% पे हो जाएगा, और SC ST से तो 40% पे हो जाएगा। बाकी आप इसको रीड कर सकते हो। सीट्स की बात करें तो BHU के अंदर आपके टोटल 300 सीट्स हैं, ठीक है। और 300 में भी डिवाइडेड है, जैसे कुछ सीट्स जो यहाँ पे पेड सीट्स हैं और कुछ यहाँ पे रेगुलर सीट्स हैं। जो रेगुलर सीट्स हैं उसके लिए जो फीस है वो है 2,582 रुपये पर सेमेस्टर, और जो पेड सीट्स हैं उसकी जो फीस है वो है 15,000 रुपये पर एनम, ठीक है। यहाँ पे जो फीस है वो 1 साल की फीस है। तो ये इतनी सीट्स हैं यहाँ पे BHU में थोड़ी सीट्स कम है, DU में सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अब सिलेबस और बुक्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन स्कीम आप बेसिक आपको पता ही लग गया होगा कि 100 क्वेश्चन आपके होंगे, सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा, कोई इसमें पार्ट नहीं होगा, सेम सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा, 100 क्वेश्चन उसमें आपके आएंगे। ये आपके सेक्शन है वर्बल एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक, ये सारे आपके हो गए। बाकी एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करोगे तो आपको हिंदी का सेक्शन कवर करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो या इंग्लिश मीडियम चूज करते हो तो आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन के कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए आपको या तो इंग्लिश चूज करना है या फिर हिंदी का सेक्शन चूज करना है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि आपके बाकी जो सेक्शंस हैं वो दोनों ही लैंग्वेज में उसके क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT मोड में होगा, यानी कि आपका ऑफलाइन एग्जाम किसी तरह का नहीं होगा, आपको सेंटर पे जाना होगा, लेकिन सेंटर पे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर पे। मार्किंग स्कीम, हर क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का होगा। अगर आप उसको सही करते हो तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन -1 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप किसी को अटेम्प्ट नहीं करते, उसको आप अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो या अनआंसर्ड छोड़ देते हो, तो उसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा और ना ही कोई मार्क्स कटेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आंसर की चैलेंज होगी तो क्या होगा, कोई क्वेश्चन अगर ड्रॉप हो जाता है तो क्या होगा, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी। किसी को रीड करना हो तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो 5 सेक्शन आपके हैं। फर्स्ट सेक्शन आपका है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या फिर हिंदी, इन दोनों में से आपको एक ही लेना है, या तो हिंदी या इंग्लिश। दूसरा सेक्शन आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। तीसरा सेक्शन आपका कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड वाले को ही आप मैथ्स भी बोल सकते हो। तो ये 5 सेक्शन है, यही आपको कवर करना है। सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इंग्लिश ग्रामर आपकी आएगी, इंग्लिश यूजेस, एरर, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम फ्रेसेस। ये आपके सारे टॉपिक्स हैं। अब देखो इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता दूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम फ्रेजेस, पैराग्राफ कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से एक पैसेज आपका आएगा, सेंटेंस करेक्शन और जंबल्ड पैरा, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो जो कोर ग्रामर का सेक्शन होता है ना वो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, बेसिक क्वेश्चन से ही आपके आते हैं। बाकी जो आपके ऐसे पार्ट्स हैं जो लर्निंग से रिलेटेड, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करने पड़ेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स आपको याद करने पड़ेंगे, इडियम फ्रेजेस आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपका मेन सेक्शन, मेन काम होने वाला है इंग्लिश में। बाकी जो ग्रामर का सेक्शन है वो इतना हार्ड नहीं है, तो वो बेसिक ग्रामर्स आती है, उसको आप नहीं भी कवर करोगे तो भी आप कॉमन सेंस से मैनेज कर लोगे। मेन काम आपको यहाँ पे याद करने वाला होगा। बाकी हिंदी में भी सेम आपका सिलेबस है, हालांकि हिंदी के जो क्वेश्चन है वो थोड़े इजी टाइप के देखे मैंने। जनरली जो इंग्लिश में पैसेज आता है वो थोड़ा हार्ड आता है। हार्ड क्या बोले, अगर 10 में से मैं रेट करना चाहूँ तो 7 या 8 हार्डनेस का आता है। बाकी हिंदी वाला जो होता है वो 3-4 पे ही निपट जाता है, बहुत ही ईजी पैसेज आता है हिंदी में। तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। बाकी जो PYQ जहाँ पे मैंने सॉल्यूशन वाली वीडियो अपलोड की है उसको भी आप जाकर देख लो, वहाँ से आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। हिंदी में बात करें तो आपका हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठबोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम और मुहावरे कहावते, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर आपके टॉपिक्स हैं लिटरेचर। अब यहाँ पे बोलोगे लिटरेचर का मतलब क्या है, जैसे आपके डांस फॉर्म हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ये सारे आपके लिटरेचर का सेक्शन होता है। हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। अब देखो ये जो जीके का सेक्शन है बहुत ही वाइड है, और लास्ट ईयर के अगर पेपर की बात करें तो इन सारे सेक्शन से ही लगभग क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लास्ट 2 साल की बात करें तो इन सभी सेक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा नहीं कि किसी सेक्शन से बहुत ज़्यादा आएंगे, किसी सेक्शन से कम आएंगे, हर सेक्शन से एक दो क्वेश्चन ही आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर भी इसी में इंक्लूडेड है, करंट अफेयर के भी 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर में 2 से 3 क्वेश्चन ही आने हैं, इसको करने के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट मत करो। बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं जो आगे आने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 25-25 क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली इन दोनों सेक्शन से आते हैं। तो इन सेक्शन की प्रिपरेशन आप ज़्यादा अच्छे से करो, ठीक है। करंट अफेयर को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, या फिर मिनिमम प्रिपरेशन इसकी आप कर सकते हो, क्योंकि बेसिक काम आपको क्या है, 240 प्लस आपको स्कोर करना है। और 240 प्लस स्कोर करने के लिए करंट अफेयर आप डेली 1 घंटा 2 घंटा इसमें पढ़ रहे हो या बहुत ज़्यादा टाइम करंट अफेयर में दे रहे हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। बाकी आगे हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं ज़्यादा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का, इसमें आपका सिलेबस के अंदर मेंशन है रैंकिंग टेस्ट, लीनियर,
अरेंजमेंट्स, मेट्रिक अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट assumption, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट और एनालिटिकल रीजनिंग। इसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड या मैथ्स का सेक्शन है। इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम, एजिस, नंबर्स एंड ट्रेंड्स, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शनल, सिंबल इंटरेस्ट, वर्क टाइम, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक शेयर, डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये सारे टॉपिक्स आपको मैथ्स में कवर करने हैं। फिर लास्ट है आपका कंप्यूटर का सेक्शन। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट्स, ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस और इंटरनेट, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। ये सारी आपकी कंप्यूटर बेसिक का सिलेबस है। तो ये तो बेसिक मैंने आपको सिलेबस बता दिया, किस तरह से प्रिपेयर करना है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बुक्स की बात करें तो किन बुक से आप कवर कर सकते हो, तो इंग्लिश का सेक्शन देखो आपके पास इंग्लिश से ग्रामर के, जिसमें आपके इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम ये सब दिए हुए हैं। कोई भी बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि अगर आपने नहीं लिया, आपको लेनी है, तो इन दोनों में से आपको ये बुक ले लो। एक तो आती है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है, एसपी बख्शी इनके राइटर है, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा एक दिशा पब्लिकेशन की आती है इसेंशियल इंग्लिश, इसको भी आप ले सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो, या फिर कोई और बुक आपको पसंद आ रही है इंग्लिश की तो उसको भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ईजी आपकी इंग्लिश का सेक्शन होता है, उसको आप वहाँ से कवर कर सकते हो। जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें आपके, अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम है प्रिपेयर करने का, तो आप लूसेंट की जनरल नॉलेज ले लो। इसमें से आपके सारे टॉपिक्स मोस्टली कवर हो जाएंगे। अगर आपके पास लूसेंट नहीं मिल रही है, नहीं ले सकते, तो आप अरिहंत की भी जनरल नॉलेज ले सकते हो। इसके अंदर से भी आपका कंटेंट कवर हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो अरिहंत की एक और बुक आती है, वो थोड़ी पतली होती है, ठीक है, कवर शायद ऊपर से रेड कलर का होता है उसका, तो वो थोड़ी पतली बुक होती है। उसमें आपका सारे शॉर्ट्स में सारे कॉन्सेप्ट समझाए होते हैं, तो उसको आप ले सकते हो। उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप लूसेंट वाली बुक लो। इसमें ये थोड़ी बुक थोड़ी मोटी है, लेकिन इसमें से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग के लिए ये आपकी बुक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, इसको आप ले सकते हो। अब देखो ये बुक ना काफ़ी मोटी है, इसमें आपको पूरी बुक कवर नहीं करनी। जो सिलेक्टिव चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, और उसके भी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने। जो ईजी टू मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन है वही आपको सॉल्व करने हैं। कंप्यूटर बेसिक्स के लिए तो ये आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, कंप्यूटर अवेयरनेस की, इसको आप ले सकते हो, इससे आपको कवर हो जाएगा। अब देखो जो बुक है ना, इसके अंदर जो आपका स्टैटिक पार्ट है वो तो सारा कवर हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर के सेक्शन में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो करंट रिलेटेड होते हैं, वो आपके बुक से कवर नहीं होंगे। उसके लिए या तो आपको इंटरनेट से कवर करना होगा, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल के ऊपर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, जो आपके रिसेंट से होंगे, वो सारे आपको कवर करवाए जाएंगे। बाकी सीयूटी पीजी एलएलबी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलेगी। बहुत सारी वीडियोस भी आपसे इस एग्जाम से रिलेटेड आपकी अपलोड की जाएंगी। बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी आपके लिए इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरली आप कवर नहीं कर पाते हो, वो सारी चीज़ें आपको चैनल के थ्रू कवर करवाई जाएंगी। नेक्स्ट आपका मैथ सेक्शन के लिए, तो मैथ सेक्शन के लिए आप देखो, अगर आपके पास टाइम कम है तो ये बुक आप ले सकते हो, 30 डेज वंडर बाय एस चांद। इसमें से आप कवर कर सकते हो आपके मैथ्स की। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप ये वाली बुक ले लो, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। इससे भी आप आराम से कवर कर सकते हो। दोनों में से कोई भी आप कवर कर लो। अगर आपके पास थोड़ा कम टाइम है, कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी वीक है, तो आप 30 डेज वंडर ले सकते हो। या फिर आपको डिटेल में कवर करना तो आप फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक ले सकते हो। ये भी आपकी ईजी बुक है, आराम से इसको आप समझ सकते हो। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग के मामले में बात करें तो ये 30 डेज वंडर वाली जो है थोड़ी ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन ईजी लैंग्वेज में, तो इसको आप आराम से समझ पाओगे। लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो थोड़े अच्छे यहाँ पे दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं पीवाईक्यूज के, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 ही पेपर अभी तक हुए हैं, 2022 का और 2023 का। तो 2023 के एग्जाम की बात करें तो इसमें इंग्लिश या हिंदी के सेक्शन की बात करें तो 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स आए थे। जनरल नॉलेज से अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर बेसिक से 10 क्वेश्चन, और जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चन ईच यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो 50% वेटेज तो आपका मैथ्स और रीजनिंग का ही है। इसलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इस एग्जाम के लिए 2 चीज़ें जो कवर करनी चाहिए वो मैथ्स और रीजनिंग ही कवर करनी चाहिए। अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है तो आप आराम से बैठो, 1 महीने के भी आपके लिए सफिशिएंट होंगे। आप बाकी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लोगे। कंप्यूटर आपको कवर करना है, थोड़ा इंग्लिश वगैरह जीके आपको कवर करनी है, आप आराम से कर लोगे। लेकिन अगर आपकी जनरल मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन वीक है या एवरेज है, तो आपको सबसे पहले इन 2 टॉपिक्स के ऊपर ही काम करना है। इन 2 टॉपिक्स को आपको पहले कवर करना है। ये 2 टॉपिक आपने कवर कर लिए तो आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है। अब देखो, जहाँ तक एनालिसिस की बात करें तो ये जो पेपर था वो जनरली ईजी था, मोस्टली क्वेश्चन आपके ईजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट डिफिकल्टी वाले भी थे। ठीक है।
तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन, इसको सबसे पहले कवर करना है और उसके बाद बाकी के सेक्शंस पे आपको आना है। इसी तरह से अगर 2022 के पेपर की बात करें तो इसमें इंग्लिश और हिंदी से, यानी कि इन दोनों में से एक ही आपको चूज़ करना है। 25 क्वेश्चन, जीके में से 20, कंप्यूटर के 10, मैथ्स के 25 और लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। अब देखो 2022 और 2023 के पेपर में अगर डिफरेंस की बात करें, क्या डिफरेंस है? तो 2023 में ना मोस्टली जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हुए हैं, उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की गई थी। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन 2022 के पेपर में कुछ टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन थे ही नहीं, कुछ टॉपिक तो एग्जाम में आए नहीं थे। तो ये थोड़ा डिफरेंस था कि जैसे अगर रीजनिंग की बात करें तो कुछ 4-5 टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन पूछ लिए, बाकी टॉपिक्स को टच ही नहीं किया। लेकिन इस बार रीजनिंग में देखें तो मोस्टली सारे टॉपिक से ही एक आध क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बेसिक आपका डिफरेंस था 2022 और 2023 के पेपर में। बाकी 2022 का पेपर 2023 के मुकाबले में थोड़ा ईज़ी था। अब देखो बेसिक तो मैंने आपको इतना समझा दिया कि 2022 का पेपर ऐसा था, 2023 का ऐसा था। मैंने पूरी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, अगर 2000 ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या फिर चैनल पे आप वैसे भी प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पीवाईक्यूज़ फॉर सीयूटी, पीजी, एलएलबी, ये प्लेलिस्ट आप देखो। इसके अंदर जो 2023 का पेपर है, इसको मैंने 5 सेक्शन में यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन में यहाँ पे इंग्लिश जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है वो सॉल्व किए गए हैं। सेकंड पार्ट में रीजनिंग, थर्ड पार्ट में जीके, फोर्थ पार्ट में कंप्यूटर और फिफ्थ पार्ट में इंग्लिश और हिंदी। तो 5 पार्ट में 2023 वाला पेपर सॉल्व किया हुआ है और उसके नीचे जाओगे तो आप देखोगे 2022 का जो पेपर है उसको भी मैंने आराम से सॉल्व किया हुआ है। डिटेल में मैंने आपको समझाया किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आपके क्वेश्चन का लेवल है, किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन किस तरह से है, उसकी प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो किस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में इसमें समझाई हुई हैं। तो आप पीवाईक्यू को इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इन वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक ही चीज़ को यहाँ पे बार-बार रिपीट करने का ज़्यादा सेंस बनेगा नहीं। आप जाओ प्लेलिस्ट के सेक्शन में, इसको आप देख सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने की कोशिश करूँगा, वहाँ से भी आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है? तो इसमें आप जो पीवाईक्यू वाला सेक्शन है वो सारा आपका इन वीडियोज़ के थ्रू कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के ऊपर कि किस तरह से आप प्रिपरेशन कर लिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और प्रैक्टिस आप किस तरह से करोगे। अब देखो स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये बेसिक मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ये आपका पूरा स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप हो सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है, आपको अपने आप देखना है, या तो आप इसका प्रिंट निकाल लो, आप पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। देखो जितने भी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, चाहे आपका 2022 और 2023 का क्वेश्चन पेपर हो या फिर जो सारी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ हो या फिर सिलेबस की पीडीएफ हो, ये सारी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगी? जो हमारा ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस ऐप में आप फ्री मटेरियल का एक सेक्शन होगा, ठीक है? फ्री मटेरियल का एक सेक्शन होगा, उस फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएँगे, आपको स्टूडेंट गाइड भी वहाँ पे मिल जाएगी, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। कुछ स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वाला वहाँ डाला हुआ है, पीवाईक्यू एनालिसिस भी वहाँ पे डले हुए हैं। तो आप ऐप डाउनलोड करो, उसके फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अगर आपको कोर्स वगैरह परचेज़ करना है तो वो सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ फ्री टेस्ट भी वहाँ पे आते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को आपको देखना है और आपको थॉरली उसको अंडरस्टैंड करना है, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स उसमें आपको पहले से आते हैं, कौन से टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं आते, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको एक रोड मैप बनाना है कि किस तरह से आपको कवर करना है। अगर आपसे मैथ्स और रीजनिंग ईज़ी है, तो आप उसको लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, उसकी सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका पूरा सिलेबस आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी टॉपिक्स पे आप फोकस करो। अगर आपके मैथ्स और रीजनिंग वीक है, तो आपको सबसे पहले उन दोनों टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, पहले आप सिलेबस को देखो, फिर आपको देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सारी वीडियोज़ मैंने आपको लिंक दे दिए हैं, उन वीडियोज़ को आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझो क्या उसमें समझाया जा रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से आ रहा है, किस तरह से फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से पैटर्न के फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यू से समझ आएँगी। तो ये 2 काम सबसे पहले आपको करना है, सिलेबस को समझना है, पीवाईक्यूज़ को समझना है। उसके बाद आपको असेस करना है कि कौन-सी आपकी स्ट्रेंथ है, कौन-सी आपकी वीकनेस है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक टेलर्ड इफेक्टिव प्लान अपने लिए प्रिपेयर करना है। क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज़ करना है हाई वेटेज सेक्शन को। जैसे आपका मैथ्स का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन, ये हाई वेटेज सेक्शन है। करंट अफेयर आपका लो वेटेज सेक्शन है। इसको आप चाहो स्किप कर लो। बहुत बाकी सेक्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप कवर कर चुके हो, तो आप इसको कवर करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये कहूँगा, यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग वीक है, तो आप करंट अफेयर पूरा छोड़ दो। मैथ्स और रीजनिंग पे ही फोकस करो। करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन आएँगे। हो सकता है कि आप सारे करंट अफेयर चाट जाओ, उसके बाद भी ये 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएँ जो आपने ना पढ़े हों। हो सकता है आपके बेसिक ही आ जाए। करंट अफेयर से आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है। 400 मार्क्स का एग्ज़ाम है आपका, 240 मार्क्स के आस-पास या उससे ज़्यादा आपको स्कोर करने हैं, उसमें आपकी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? तो मैथ्स और रीजनिंग पे आपको फोकस करना है, हाई वेटेज वाले जो
एरियाज़ हैं उसके अंदर पहले आपको स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। उसके बाद फिर आपको लैंग्वेज, कंप्यूटर और जीके के सेक्शन पे आना है। देखो रीज़निंग और मैथ्स करने के बाद या तो आप कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर आपका मैक्सिमम 5 से 10 दिन में कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कंप्यूटर का सेक्शन आपके लिए नहीं होना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज आप डिसाइड कैसे कर रहे हो। ध्यान रखो, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं हो, आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप हिंदी ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो आपके क्वेश्चंस आएँगे, आपके मैथ्स, रीज़निंग, जीके और कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं, वो बाइलिंगुअल होंगे। उनको आप इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने हिंदी मीडियम लिया है, उस केस में भी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार पीवाईक्यू वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी में किस लेवल के क्वेश्चन है और इंग्लिश में किस लेवल के क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, वो हालाँकि वो बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हिंदी के क्वेश्चन वो बिना पढ़े भी अटेम्प्ट कर लेते हैं और इंग्लिश में उनको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कि पहले वो सिनोनिम एंटोनिम वगैरह याद करेंगे और हिंदी के क्वेश्चन बिना पढ़े भी हो जाते हैं। तो आप लेवल एक बार जाके देखो, उसके बाद ही आप इस चीज़ को ध्यान से डिसाइड करना। तो ये आपको इस तरह से आप कर सकते हो, मैथ्स, रीज़निंग पहले कवर करो, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स पे आओ। नेक्स्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब देखो, इस एग्ज़ाम को कवर करने के लिए कम से कम 2000 से लेके 2500 क्वेश्चन, इतने तो आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए, कम से कम इतने। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो और ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। तब आपको फॉर्मेट समझ में आएगा, लेवल समझ में आएगा, किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। वो सारी चीज़ें आपको इतने क्वेश्चन कवर करने के बाद ही समझ में आने स्टार्ट होंगी। अब टेस्टिंग का अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी? तो देखो, सबसे पहले आपको जो भी स्टडी प्लान आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मान लो आपने एक टॉपिक कवर किया। कोई भी मान लेते हैं, मान लो आपने मैथ्स में एवरेज का टॉपिक कवर किया या फिर टाइम एंड स्पीड का टॉपिक कवर किया, तो आप जो भी टेस्ट सीरीज़ आप ले रहे हो या जहाँ से भी आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मेक श्योर करो कि उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपके टॉपिक वाइज़ टेस्ट दिए हों। जैसे मैंने आपने एवरेज का से टॉपिक कवर किया, तो आपको एवरेज का एक टेस्ट देना है। एवरेज का टेस्ट दोगे तो अभी आपको पता लगेगा कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं, क्या एक्चुअल क्वेश्चन आने के बाद उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? क्या एग्ज़ाम सिनेरियो में जो भी आपने नॉलेज गेन की है, उसको आप वहाँ पे क्वेश्चन पे अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? इसके लिए टेस्ट देना ज़रूरी है और टेस्ट आपको पहले दिन से इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करना है वो मैंने आपको बता दिया। टेक्स टॉपिक वाइज़ टेस्ट आपको देने हैं। एक टॉपिक कवर किया, उसका टॉपिक वाइज़ टेस्ट दो, उसको एनालाइज़ करो, उसके कोई जो क्वेश्चन आपको गलत हुआ है उसके आंसर, डिटेल आंसर को वहाँ पे पढ़ो। मान लो एक सब्जेक्ट के आपने 5-6 टॉपिक कर लिए, मैथ्स के आपने 5-6 टॉपिक कर लिए, फिर उस सब्जेक्ट के आपको सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट देने हैं, जिसको सेक्शनल टेस्ट बोलते हैं, वो आपको देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट के 5-6 टॉपिक प्रिपेयर हो गए, उसके सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ये हो गया। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि फ़रवरी एंड तक मिनिमम आपको 70% सिलेबस कंप्लीट करना हो चाहिए। फ़रवरी एंड तक 70% से कम आपने सिलेबस प्रिपेयर किया है तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। कम से कम 70% सिलेबस आपका फ़रवरी एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखो, 100% सिलेबस तो आपका एग्ज़ाम डे तक भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी कंप्लीट नहीं होता 100%। आपकी ये होना चाहिए कि 85 टू 90% जनरली आपका गोल होना चाहिए कि ये मैक्सिमम आप अचीव कर पाओगे, लेकिन फ़रवरी एंड तक 70% आपको कवर करना ही पड़ेगा। ये टाइमलाइन आप अगर फ़ॉलो कर पाते हो, तो आपकी प्रिपरेशन जो है ठीक टाइम पे चल रही होगी। अब देखो, ये सारे काम करने हैं, फुल लेंथ टेस्ट आपको कब देना है? तो देखो, मैं तो कहूँगा फ़रवरी के आस-पास से आप स्टार्ट कर दो। अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत 2-3 सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी ठीक-ठाक कवर हो गया, तो आप जनवरी से भी स्टार्ट कर सकते हो या आपके चाहो तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। और जैसे ही आप ट्रांज़िशन करोगे फुल लेंथ मॉक्स में, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मॉक्स के थ्रू ही आपको अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है। एक मॉक टेस्ट दिया, उसके अंदर जो क्वेश्चन सही हुए उसको देखा, जो गलत हुए उसको एनालाइज़ किया, उसके डिटेल्ड आंसर्स को पढ़ा। उस डिटेल्ड आंसर में मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो उसमें आपको समझ नहीं आया, हालाँकि हमारे मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उस टॉपिक को उसके आंसर में डिटेल में समझाया जाता है। फिर भी अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक निकल के आता है, जो आपको समझ में नहीं आया या आपने पहले नहीं पढ़ा, तो आपको उसको जाके पढ़ना है। बेसिकली मॉक टेस्ट के थ्रू ही आपको अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है। कि जो टॉपिक्स छूट गए, जो टॉपिक्स आपने सोचा था कि आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसको आपको फिर से रिवाइज़ करना है। वो सारी चीज़ें आपको अब टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करनी है, ठीक है? टेस्ट दिया, उससे गलत क्वेश्चन्स को देखा, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसके डिटेल आंसर को पढ़ा, उसमें आपको लग रहा है कि कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़े ही नहीं थे, तो उसको आप डिटेल में पढ़ो। कुछ टॉपिक्स आपको लग रहा है कि मैंने पढ़े थे लेकिन फिर भी मेरा गलत हो गया, उसको आप रिवाइज़ करो। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो ये आपके बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर इंक्लूड करनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप आराम से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर पाओगे। बेसिकली 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, टेस्ट को उसमें अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करना है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मैंने आपको बता दिया और पीरियोडिक सेल्फ असेसमेंट। ये 2-3 बातों को आप ध्यान रखोगे तो आराम से आप कर लोगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। मॉक टेस्ट कैसे आपको लेना है? देखो, कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कम से कम 2000 से लेके 2500 क्वेश्चन आपको मिनिमम प्रैक्टिस करने चाहिए। उससे कम प्रैक्टिस करके आप जा रहे हो,
या तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, मैथ्स रीजनिंग वगैरह पहले से बहुत अच्छी है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने इससे कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मॉक टेस्ट में मैंने आपको बता दिया 3 तरह के टेस्ट आपको होने चाहिए, एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। ये तीनों टेस्ट आपके होने चाहिए। उस मॉक टेस्ट को आप ले सकते हो, किसी भी मॉक टेस्ट को आप लोग, या फिर आप चाहो तो हमारे मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। अपने मॉक टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। टॉपिक वाइज टेस्ट तो आपको मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबके टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे। हर सेक्शन के, यानी कि हर सब्जेक्ट के 5-5 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे और 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। अगर आप इनको इंक्लूड कर लो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2500 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वही आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको इससे अलग नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। क्वेश्चन वगैरह के लेवल आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज में जाके, उसमें शायद 1-2 टेस्ट आपके फ्री भी होते हैं, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो जाके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो पीवाईक्यू एनालिसिस वाला वीडियो, उसमें मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में और भी चीज़ें बताई हुई हैं, तो उसमें भी आप जाके इसमें देख सकते हो। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगी टेस्ट सीरीज का लेवल क्या होने वाला है। कहाँ से आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट जो है हमारे ऐप पे अवेलेबल है और वेबसाइट पे अवेलेबल है। दोनों में से कहीं भी आप जाके परचेज कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको एक्सेस उसको कर सकते हो। बाकी टेस्ट आप दोगे कहाँ पे, तो मोबाइल पे दे सकते हो, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जहाँ भी आप देना चाहो वहाँ पे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। ये डिटेल में, और अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो ये मैंने सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी है। 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। अब देखो 2 तरह की टेस्ट सीरीज है यहाँ पे। एक तो सीयूटी पीजी के लिए है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जैसे मान लो आप एमएचसीईटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनकी में से भी किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और अगर आप सिर्फ सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये वाली टेस्ट सीरीज ले लो। इसके अंदर 15 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। मंथली करंट अफेयर टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। हिंदी मीडियम में भी है टेस्ट और इंग्लिश मीडियम में भी है। दोनों मीडियम में आपको मिलेगा। ऑनलाइन आपके टेस्ट होंगे, डिटेल सोल्यूशन आपको इसके अंदर मिलेगा। बाकी जो 3 ईयर लॉ वाला टेस्ट है, इसके अंदर 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, महाराष्ट्र सीईटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के। बाकी जो सीयूटी पीजी वाला टेस्ट सीरीज है वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके जितने भी टेस्ट होंगे वो इसमें भी रहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है ये सारे। बाकी प्राइस यहाँ पे मेंशन है, 1500 रुपये आपके सीयूटी पीजी वाले के लिए और 2500 आपके 3 ईयर लॉ वाले के लिए। बाकी इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, वो आपका आगे जो कूपन कोड है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोर्स लेना है, देखो कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती है। तो अगर आप कोर्स ले रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्स में ही टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूडेड रहेंगी। चाहे आप सीयूटी पीजी वाला कोर्स लो या फिर 3 ईयर लॉ वाला कोर्स लो, दोनों के अंदर इंक्लूडेड रहती है। सीयूटी पीजी के अंदर आपका जो सीओक्यूपी 11 वाला सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। नोट्स वगैरह आपको जो भी लेक्चर में पढ़ाया जाएगा वो सेम आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। बाकी लेक्चर्स होंगे वो आपके ऑनलाइन लेक्चर ही सारे होंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। सेम आपका 3 ईयर लॉ के अंदर भी, इसके अंदर आपका जो लीगल का सेक्शन है वो महाराष्ट्र सीईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ में एक्स्ट्रा पूछा जाता है। बाकी पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह और डिटेल में पूछी जाती है, तो वो सारी चीज़ें इस वाले कोर्स के अंदर इंक्लूड होंगी। बाकी टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर जो 3 ईयर लॉ वाली है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। अब जो भी यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है ना, इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है परचेज करने के पहले, LLV50। ये कूपन कोड आप यूज़ करोगे तो 50% आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 3 ईयर लॉ वाला कोर्स है वो आपको 4499 में मिल जाएगा। और जो सीयूटी पीजी का कोर्स है वो आपको 2999 में मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप सीयूटी पीजी वाली जो टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ आपको 750 रुपीज़ में मिल जाएगी यहाँ पे। और जो 3 ईयर लॉ वाली टेस्ट सीरीज है वो आपको 1250 में देखने को मिल जाएगी। ये डिस्काउंट आप कूपन कोड यूज़ करके ले सकते हो। लिंक वगैरह सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है टेस्ट सीरीज के बारे में या कोर्स के बारे में या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो व्हाट्सअप नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी जाके आप कुछ लिखना चाहो वहाँ पे भी लिख सकते हो। वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ से भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको, देखो चैनल पे क्या है, वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, तो आप या तो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, इन तीनों में से कहीं पे आप एक जगह कम से कम फॉलो कर लो। मोस्ट प्रोबेबली व्हाट्सएप पे आप फॉलो कर लो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं रोड मैप की। तो ये 4 स्टेप्स में आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपको प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी प्लान आपको क्रिएट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें, या तो वीकली प्लान आप क्रिएट कर, या फिर आप डेली गोल्स भी क्रिएट कर सकते हो। फिर स्टडी एंड प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया, 70% सिलेबस आपको फरवरी एंड के आसपास या फरवरी के आसपास आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं और उसके अंदर आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनको इंप्रूव करना है। बाकी एग्जाम की डेट आपकी 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में कभी भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर रहना है। तो ये सारा आपका रोड मैप है। बेसिक चीज़ें मैंने सारी आपको समझा दी हैं। बाकी आप PYQ एनालिसिस की वीडियोज़ देखो,
इस तरह से लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, उनमें आपको और ज़्यादा एग्जाम से रिलेटेड आइडिया मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।